हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज से मैं आप लोगों के साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रही हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आपका जो एग्जाम है थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन एग्जाम होगा। यदि जुलाई में नहीं होगा तो अगस्त में होगा। एग्जाम तो होगा ही। आपको अपनी तैयारी बंद नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि आप अपनी पढ़ाई को बंद कर दें और ये सोचें कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। तो ऐसा करके आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। आपको अपनी पढ़ाई बंद नहीं करनी है। पढ़ाई आपको अपनी जारी रखनी है। तो आज से मैं साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। और मैं ये जो पेपर लेकर आई हूँ ये 14 दिसंबर 2024 वाला पेपर है। 14 दिसंबर 2024 को जो पेपर हुआ था वो पेपर है ये। उसके बाद 15 दिसंबर वाला पेपर मैं करवा दूंगी। फिर जो पेपर आपका 7 जुलाई को हुआ है उसको मैं सॉल्व करवा दूंगी। उसके बाद फिर जो आपका पेपर 21 जनवरी को हुआ है उसको सॉल्व करवा दूंगी। यानी कि उल्टे क्रम में मैं पेपर सॉल्व करवाऊंगी। दिसंबर से मैंने शुरुआत की है और 2012 तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी को मैं सॉल्व करवा दूंगी, जितने ऑफलाइन पेपर हुए हैं। फिर आप लोग यदि चाहेंगे कि ऑनलाइन वाले पेपर मैं करवाऊं तो ऑनलाइन वाले पेपर भी मैं करवा दूंगी। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने यदि सीरीज शुरू की है तो मैं उसे जरूर कंटिन्यू करती हूँ और खत्म भी करती हूँ। मैं ईवीएस के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवा चुकी हूँ, एसएसटी के भी करवा चुकी हूँ। आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है तो आप लोग देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक वीडियो आने के बाद आपको कोई वीडियो ना मिले, ऐसा नहीं है। मैं यदि शुरू करती हूँ तो मैं उसे जरूर कंप्लीट करवाती हूँ। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, विज्ञान में नियमों एवं सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला विकल्प, पहला कथन दिया गया है नियम सामान्यीकरण कथन है जबकि सिद्धांत व्याख्याएं हैं। दूसरा है नियम बहुत पुराने हैं और सिद्धांत समकालीन हैं। तीसरा है नियम बदले नहीं जा सकते जबकि सिद्धांत परिवर्तन के अधीन है। अब इसमें से आपको बताना है कि जो ये कथन दिए गए हैं इनमें से कौन से सही हैं। अब जो पहला लिखा हुआ है कि नियम सामान्यीकरण कथन है जबकि सिद्धांत व्याख्याएं हैं, ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। जो नियम होते हैं ये वर्णन करते हैं कि किसी के बारे में जब ये वर्णन करते हैं तो उसके बारे में बताते हैं। और जो सिद्धांत है, सिद्धांत बताते हैं कि क्यों और कैसे ये संभव है। तो पहला ये सही हो गया कथन। S2 में लिखा हुआ है नियम बहुत पुराने हैं और सिद्धांत समकालीन है, ये गलत है। क्योंकि किसी नियम या सिद्धांत की आयु उसकी स्थिति को परिभाषित नहीं करती। खोज और साक्ष्य के आधार पर नियम और सिद्धांत दोनों पुराने या नए हो सकते हैं। तो इसमें S2 हो गया गलत। S3 में लिखा है नियम बदले नहीं जा सकते जबकि सिद्धांत परिवर्तन के अधीन है, ये सही है। क्योंकि जो सिद्धांत हैं ये विकसित या बदल सकते हैं क्योंकि नए साक्ष्य सामने आते रहते हैं, जबकि नियम जो हैं ये आमतौर पर स्थिर होते हैं। तो इसमें S1 और S3 सही हैं जबकि S2 गलत है। तो इसमें तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला है क्रिस्टलन एक रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा है प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है। तीसरा है फल का पक्वन एक भौतिक परिवर्तन है। और चौथा है दूध से दही बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। अब भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन हो जाता है जबकि कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन में ऐसे परिवर्तन शामिल हैं जो किसी पदार्थ की रासायनिक संरचना को बदल देते हैं जिसके परिणाम स्वरूप नए पदार्थ बनते हैं। अब इसमें जो कथन सत्य हैं वह हमें बताने हैं। इसमें लिखा है क्रिस्टलन एक रासायनिक परिवर्तन है। तो क्रिस्टलन रासायनिक परिवर्तन नहीं है बल्कि ये एक भौतिक परिवर्तन है। तो इसमें ए हो गया गलत। ये क्यों भौतिक परिवर्तन है? क्योंकि इसमें किसी पदार्थ का द्रव से ठोस अवस्था में संक्रमण शामिल है। तो ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, भौतिक परिवर्तन है। ए गलत हो गया। प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है, ये सही है। प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है। फल का पक्वन एक भौतिक परिवर्तन है, ये गलत है क्योंकि फल का पकना एक रासायनिक परिवर्तन है। और दूध से दही बनना एक रासायनिक परिवर्तन है, ये भी सही है।
दूध से दही बन रहा है, नया पदार्थ बन रहा है, तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। बी और डी इसमें सही है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से आपको प्रश्न जरूर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है जब बर्फ यानी हिम 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती है तो उसका तापमान, पहला विकल्प है बढ़ता है, दूसरा है घटता है, तीसरा है समान रहता है और चौथा है पहले घटता है फिर समान रहता है। तो जब 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ पिघलती है तो यह ठोस से द्रव प्रावस्था परिवर्तन से गुजरती है। इस पिघलने की प्रक्रिया के दौरान बर्फ जल मिश्रण का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहता है जब तक कि संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती। तो इसमें आपका तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, समान रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में इसलिए करवा रही हूँ, कई प्रश्न पूछ लिए जाते हैं घुमा फिराकर, प्रश्न वही होते हैं, पहले भी पूछे गए हैं फिर से पूछ लिए जाते हैं। तो आपको सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं ईवीएस की करवा चुकी हूँ, एसएसटी के करवा चुकी हूँ, अब मैं साइंस के भी पूरे करवा दूंगी। बस मैंने इसमें शुरुआत दिसंबर वाले पेपर से की है और ईवीएस और एसएसटी में मैंने शुरुआत की थी। ईवीएस में मैंने 2011 वाले पेपर से शुरुआत की थी और दिसंबर 2024 तक कंप्लीट करवा दिया, और एसएसटी में मैंने 2012 वाले पेपर से शुरुआत की थी। अब इसमें मैं उल्टे क्रम में चल रही हूँ। जो पेपर अभी लास्ट हुआ है दिसंबर में, वहां से मैंने शुरुआत की है और मैं 2012 वाले पेपर तक करवा दूंगी। बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। अभिकथन दिया गया है, निक्रोम का प्रयोग विद्युत टोस्टर और विद्युत गीजर जैसे यंत्रों में तापन तत्व के रूप में होता है। तर्क है, निक्रोम का उच्च गलनांक और निम्न प्रतिरोधकता होती है। तो इसमें जो अभिकथन लिखा हुआ है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। जो निक्रोम होता है इसका प्रयोग विद्युत टोस्टर और विद्युत गीजर जैसे यंत्रों में तापन तत्व के रूप में किया जाता है। जो निक्रोम है ये निकेल और क्रोमियम की एक मिश्र धातु है। इसका उच्च तापमान सामना करने की अपनी क्षमता होती है और ऑक्सीकरण के प्रतिरोध के कारण तापन अवयवों में आमतौर पर इसका उपयोग किया जाता है। तो ए इसमें सही हो गया। तर्क है, निक्रोम का उच्च गलनांक और निम्न प्रतिरोधकता होती है, तो ये भी सही है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या भी कर रहा है, तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रव में डूबे निमज्जित बिंब पर उत्प्लावन बल कार्य करता है। पहला है ऊर्ध्वमुखी दिशा में, दूसरा है अधोमुखी दिशा में, तीसरा है सभी दिशाओं में और चौथा है तरल सतह से समांतर। तो उत्प्लावन बल क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो उत्प्लावन बल एक द्रव द्वारा लगाया गया बल है जो एक डूबे हुए पिंड के भार का विरोध करता है। यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। अब इसमें कहा गया है कि द्रव में डूबे बिंब पर उत्प्लावन बल कार्य करता है, तो यह ऊर्ध्वमुखी दिशा में कार्य करता है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। यानी कि जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो द्रव वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगाता है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति जांच पड़ताल उन्मुख विज्ञान शिक्षण का समर्थन करेगी? पहला है आर्किमिडीज सिद्धांत को परिभाषित एवं व्याख्या करना, दूसरा है जल में डुबोने पर किसी वस्तु के भार घटने को प्रदर्शित करना, तीसरा है विद्यार्थियों को तैरने एवं डूबने से संबंधित गतिविधियों में संलिप्त यानी लगाना, और चौथा है वास्तविक एवं आभासी भार के बीच के भेद समझाना। अब इसमें पूछा गया है कि कौन सी रणनीति जांच पड़ताल उन्मुख विज्ञान शिक्षण का समर्थन करेगी। तो जांच पड़ताल उन्मुख विज्ञान शिक्षण का समर्थन वह रणनीति करेगी जिसमें विद्यार्थी सक्रिय रूप से शामिल हो रहे हो। तो इसमें जो तीसरा विकल्प लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों को तैरने एवं डूबने से संबंधित गतिविधियों में संलिप्त रखना, तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा।
तो यह जो प्रक्रिया है उन्हें यानी कि विद्यार्थियों को इस सिद्धांत का निर्माण करने की अनुमति देती है कि कुछ वस्तुएं तैरती हैं और कुछ वस्तुएं डूबती हैं। धीरे धीरे उन्हें घनत्व और आर्किमिडीज के सिद्धांत जैसी अवधारणाओं को समझने की ओर ले जाएंगी। तो तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से प्रश्न अपसारी प्रश्न हैं? अपसारी प्रश्न यानी कि जो व्यापक सोच को बढ़ावा दे रहे हो। पहला विकल्प है क्यों ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद नीचे आती है। दूसरा है क्या होता अगर पृथ्वी पर कोई गुरुत्व यानी गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। तीसरा है कैसे ऊंचाई के साथ गुरुत्व बदल जाता है। और चौथा है अगर पृथ्वी को आकार में आधा कर दिया जाए तो गुरुत्व यानी गुरुत्वाकर्षण कैसे प्रभावित होगा। तो अपसारी प्रश्न वे प्रश्न हैं जो व्यापक सोच को बढ़ावा देते हैं, जिनके कई संभावित उत्तर हो सकते हैं। कोई एक उत्तर नहीं होता है अपसारी प्रश्नों का। अब इसमें जो अपसारी प्रश्न है वह हमें बताना है। तो इसमें जो दूसरा विकल्प लिखा हुआ है क्या होता अगर पृथ्वी पर कोई गुरुत्व यानी गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, तो ये अपसारी प्रश्न है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन व्हेल और डॉल्फिन में श्वसन के संदर्भ में सही है? पहला है वे विलीन ऑक्सीजन का उपयोग नहीं कर सकती। दूसरा है उनके पास गिल यानी क्लोम होते हैं। तीसरा है उनके पास बृहत नासाद्वार होते हैं। और चौथा है वे प्रायः जल पृष्ठ पर श्वास लेने के लिए आते हैं। तो जो व्हेल और डॉल्फिन होती हैं ये समुद्री स्तनधारी हैं। अब जो मछलियां होती हैं इनके पास ऑक्सीजन यानी पानी से ऑक्सीजन निकालने के लिए गलफड़े होते हैं। लेकिन जो व्हेल और डॉल्फिन होती हैं इनके पास गलफड़े नहीं होते, बल्कि इनके पास फेफड़े होते हैं, इंसानों की तरीके से। अब इसमें व्हेल और डॉल्फिन के संदर्भ में जो सत्य कथन है वह बताने हैं। तो इसमें जो ए लिखा हुआ है वे विलीन ऑक्सीजन का उपयोग नहीं कर सकती, ये सही है क्योंकि उनके पास गलफड़े नहीं है, इसीलिए वे विलीन ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं कर सकती हैं। उन्हें अपने फेफड़ों के माध्यम से हवा में सांस लेने के लिए सतह पर आना पड़ता है। ए सही हो गया। बी में लिखा है उनके पास गिल यानी क्लोम होते हैं, तो ये गलत है। यदि उनके पास गिल और क्लोम होते तो वे विलीन ऑक्सीजन का प्रयोग कर पाती, लेकिन उनके पास नहीं होते हैं। बी गलत हो गया। उनके पास बृहत नासाद्वार होते हैं, ये सही है। और डी में लिखा है वे प्रायः जल पृष्ठ पर श्वास लेने के लिए आती हैं, ये सही है। वे जल पृष्ठ पर श्वास लेने के लिए आती हैं, सांस को छोड़ती हैं, फिर ताजी हवा में सांस भी लेती हैं। तो इसमें ए सी डी सही है, यानी कि आपका जो दूसरा विकल्प है यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ए सी डी। जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो बहुत ध्यान से समझें प्रश्न को कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। सुनीता परख नली में 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लेती है, फिर इसमें 5 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालती है। वह उपरोक्त अभिक्रिया से उत्पन्न गैस को चूने के पानी के माध्यम से गुजारती है। निम्नलिखित में से कौन ए और बी में हो रही रासायनिक अभिक्रियाओं को निरूपित करता है? तो क्या लिखा है कि सुनीता परख नली में 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लेती है, यानी कि Na2CO3 लेती है सोडियम कार्बोनेट। फिर उसमें क्या करती है 5 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालती है। तो जब वह सोडियम कार्बोनेट तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलाती है तो क्या होगा, सोडियम क्लोराइड जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होगी। अब इसमें देखते हैं कहाँ पर सोडियम क्लोराइड जल और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हो रही है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है आगे भी पढ़ लेते हैं। वह उपरोक्त अभिक्रिया से उत्पन्न गैस को चूने के पानी के माध्यम से गुजारती है। चूने के पानी यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें जो पहले लिखा हुआ है सोडियम कार्बोनेट और इसमें सोडियम क्लोराइड बन रहा है तनु
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसने मिलाया है, सोडियम क्लोराइड बन रहा है, जल और CO2। लेकिन जो बी अभिक्रिया लिखी हुई है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो उसने क्या किया है, उसने अभिक्रिया जो दूसरी लिखी हुई है कि उपरोक्त अभिक्रिया से उत्पन्न गैस को चूने के पानी के माध्यम से गुजारती है, तो चूने के पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है CaOH का होल ट्वाइस। तो इसमें देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। पहला तो सही नहीं है। बी में देखते हैं Na2CO3 प्लस 2HCl, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बन रहा है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर ये चूने के पानी के माध्यम से उत्पन्न गैस को चूने के पानी के माध्यम से उसने गुजारा है, तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल मिलेगा। यानी कि जो बी विकल्प लिखा हुआ है ये सही है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। ये सारणी दी गई है, परमाणु संख्या दी गई है, द्रव्यमान संख्या दी गई है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या। अब इसमें कुछ जगह पर ये ए लिखा हुआ है, BEF DC, इन सब के मान बताने हैं। इस प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प को कट करके भी हम उत्तर निकाल सकते हैं। चलिए पहले देखते हैं कौन सा सही होगा। परमाणु संख्या कितनी है? 9, तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? 9 होगी। अब इस एलिमेंट पे कोई चार्ज तो दिया नहीं गया है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर ही होगी, यानी कि बी का मान भी हो गया 9। द्रव्यमान जो संख्या है वह कितनी होगी? द्रव्यमान संख्या होती है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी 10 + 9 = 19। अब हम विकल्प देखते हैं जिसमें 19, ए का मान 19 हो, बी का मान 9 हो, सी का मान 9 हो, वही विकल्प सही होगा। पहले में नहीं होगा पहला विकल्प उत्तर, बी भी नहीं होगा। सी में देखते हैं, ए बराबर 19, बी बराबर 9, सी बराबर 9। हाँ, यही विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएंगे, डी का मान हो जाएगा 12, ई का मान भी हो जाएगा 12 और एफ का मान भी हो जाएगा 12। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है स्वपरागण केवल द्विलिंगी पुष्पों में हो सकता है, और S2 में लिखा है पर परागण केवल एक लिंगी पुष्पों में हो सकता है। तो स्वपरागण केवल द्विलिंगी पुष्पों में हो सकता है, ये बात सही है। अब स्वपरागण होता क्या है? तो स्वपरागण में पराग का स्थानांतरण एक ही पुष्प के पराग कोश से वर्तिकाग्र तक या एक ही पौधे के दूसरे पुष्प तक होता है। यह उभयलिंगी पुष्पों में होता है जिनमें नर और मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं। तो स्वपरागण केवल द्विलिंगी पुष्पों में होता है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, S1 हो गया सही। S2 में लिखा है पर परागण केवल एक लिंगी पुष्पों में हो सकता है। तो पर परागण क्या है? पर परागण में एक पुष्प के पराग कोश से दूसरे पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण होता है। पर परागण आमतौर पर एक लिंगी पुष्पों में होता है, लेकिन कुछ शर्तों के तहत उभयलिंगी पुष्पों में भी हो सकता है। तो इसमें लिखा है कि केवल एक लिंगी पुष्पों में होता है, तो ये गलत हो गया, क्योंकि कुछ स्थितियों में ये द्विलिंगी पुष्पों में भी हो सकता है। तो इसमें S1 सही है, S2 गलत है, यानी कि तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है सभी आयु वर्ग के बच्चों की विभिन्न धारणाएं होती हैं जो कि विज्ञान अवधारणाओं से भिन्न हो सकती हैं। निम्नलिखित में से इन धारणाओं के संबंध में कौन से कथन सही हैं? पहला है ये धारणाएं सामान्यतः स्थिर होती हैं। दूसरा है ये प्रेक्षित परिघटना के कारण बनती हैं। तीसरा है ये समान विकासात्मक प्रतिरूप का पालन करती हैं। चौथा है उन्हें सरलता से परिवर्तित किया जा सकता है। पांचवा है वे प्रायः प्रभाव क्षेत्र विशिष्ट होती हैं। अब इसमें ये जो कथन लिखे हुए हैं इनमें पहला सही है, ये जो धारणाएं हैं ये सामान्यतः स्थिर होती हैं। ये प्रेक्षित परिघटनाओं के कारण होती हैं, ये भी सही है। ये समान विकासात्मक प्रतिरूप का पालन करते हैं, ये सही है। ये उन्हें सरलता से परिवर्तित किया जा सकता है, ये गलत है। उन्हें सरलता से परिवर्तित नहीं किया जा सकता, परिवर्तित तो किया जा सकता है लेकिन सरलता से नहीं। डी इसमें गलत हो गया।
ई में लिखा है वे प्रायः प्रभाव क्षेत्र विशिष्ट होती हैं। ये सही है। ए बी सी ई इसमें सही है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बच्चे कक्षा में दुनिया के काम करने के तरीके के बारे में अपने पहले से मौजूद विचारों के साथ आते हैं। इन विचारों, जिन्हें अक्सर वैकल्पिक अवधारणाएं या पूर्व धारणाएं कहते हैं, वैज्ञानिक रूप से स्वीकृत धारणाओं से काफी भिन्न हो सकते हैं। यानी कि जो बच्चों के विचार हैं ये काफी भिन्न होते हैं उन विचारों से जो वैज्ञानिक रूप से स्वीकृत हैं, तो इन्हें आसानी से परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो इसमें जो सही है वह है चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला है निम्न जल धारक क्षमता वाली मृदा का कमजोर वातन होता है तथा उच्च अंतः स्रवण दर होती है। दूसरा है निम्न जल धारक क्षमता वाली मृदा का उच्च वातन होता है तथा निम्न अंतः स्रवण दर होती है। तीसरा है निम्न जल धारक क्षमता वाली मृदा का कमजोर वातन होता है तथा निम्न अंतः स्रवण दर होती है। और चौथा है निम्न जल धारक क्षमता वाली मृदा का उत्तम वातन होता है तथा उच्च अंतः स्रवण दर होती है। तो मृदा जल धारण क्षमता पौधों द्वारा उपयोग के लिए मिट्टी द्वारा जल को बनाए रखने की क्षमता को संदर्भित करती है। यह मिट्टी की बनावट, संरचना, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा और गहराई से प्रभावित होती है। अब इसमें जो कथन सत्य है वह बताना है। तो निम्न जल धारक वाली क्षमता वाली मृदा का उत्तम वातन होता है तथा उच्च अंतः स्रवण दर होती है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब मिट्टी में यानी उच्च वातन क्या है? तो मिट्टी में वातन वायुमंडल के साथ मिट्टी के अंदर हवा के आदान प्रदान को संदर्भित करता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन यौगिक के संबंध में सही नहीं है? पहला है यौगिक संघटक पदार्थों के गुणों को दर्शाते हैं। दूसरा है केवल तत्व ही यौगिक बनाने के लिए अभिक्रिया करते हैं। तीसरा है प्रत्येक यौगिक का संयोजन सदैव स्थिर होता है। चौथा है यौगिकों को भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। अब इसमें बताने हैं कौन से सही नहीं है। नहीं का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो यौगिक संघटक पदार्थों के गुणों को दर्शाते हैं, यह गलत है क्योंकि यौगिक में उनके घटक तत्वों से अलग गुण होते हैं। तो ए हो गया गलत। बी में लिखा है केवल तत्व ही यौगिक बनाने के लिए अभिक्रिया करते हैं, ये भी गलत है। जब विभिन्न तत्वों के परमाणु रासायनिक रूप से अभिक्रिया करते हैं तो यौगिक बनते हैं। केवल तत्व ही यौगिक नहीं बनाते, तो ये भी गलत हो गया। प्रत्येक यौगिक का संयोजन स्थिर होता है, यह सही है। यौगिक में तत्वों का एक निश्चित अनुपात होता है और उनकी संरचना स्थिर रहती है, ये सही है। यौगिकों को भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा ही पृथक किया जा सकता है, ये गलत है। यौगिकों को केवल रासायनिक या भौतिक विधियों द्वारा ही पृथक नहीं किया जा सकता, बल्कि यौगिक को केवल रासायनिक विधि द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। और जो भौतिक विधियां हैं इनका उपयोग केवल मिश्रणों को अलग करने में किया जाता है। तो डी हो गया गलत। अब इसमें गलत पूछे गए थे, तो ए, बी और डी गलत हैं, यानी कि तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है जब प्रकाश की किरण माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है तो उसकी चाल यानी गति घटती है और आगे माध्यम सी में प्रवेश करने पर उसकी चाल बढ़ती है। इससे निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? पहला लिखा है ए का अपवर्तनांक बी और सी से अधिक है। ए का अपवर्तनांक बी से कम है परंतु सी के समान है। तीसरे में लिखा है ए और सी के अपवर्तनांक बी से कम है। और चौथे में लिखा है ए बी सी के अपवर्तनांक की तुलना उपरोक्त सूचना के आधार पर नहीं की जा सकती है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरती है तो उसकी चाल माध्यम के अपवर्तनांक के अनुसार बदल जाती है। अब यहाँ पर कहा गया है कि जब प्रकाश की किरण माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है तो उसकी जो चाल है वह कम हो रही है और आगे माध्यम सी में प्रवेश करने पर उसकी चाल बढ़ती है।
तो ए से बी में प्रवेश करने पर उसकी चाल कम हो रही है, तो इसका अर्थ है कि जो बी का अपवर्तनांक है ए से अधिक है। और आगे लिखा है कि सी में प्रवेश करने पर चाल बढ़ जाती है, इसका अर्थ है कि सी का अपवर्तनांक बी से कम है। यानी कि ए और सी के अपवर्तनांक बी से कम है, बी का अधिक है, तो इसमें जो तीसरा विकल्प है यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये सब आपको डिटेल में एनसीईआरटी में पढ़ने के लिए मिलेगा। अभी तो मैं प्रश्न ही सॉल्व करवा रही हूँ, उसके बाद जब मैं एनसीईआरटी पढ़ाऊंगी, मैंने पहले भी पढ़ाया है, प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ देख सकते हैं। मैं झूठ कोई भी बात नहीं कहती हूँ, प्ले लिस्ट बनी है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। मैंने क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 तीनों की साइंस की कंप्लीट बुक पढ़ाई थी, पहले भी पढ़ाई थी, और इस बार आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इस बार भी मैं कंप्लीट पढ़ाऊंगी। बुक अपडेट भी हो चुकी है, आप लोगों को पता भी होगा। क्लास 6 की जो साइंस की बुक है वो अपडेट हो गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है ए हार्मोन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा उपापचय को नियंत्रित करता है तथा यह बी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है तथा हमारे आहार में सी इस ग्रंथि के कामकाज को प्रभावित करता है। अब ए बी सी क्रमशः हैं, ये हमें बताने हैं। पहला है इंसुलिन, अग्नाशय शर्करा, दूसरा है एड्रीनीलिन, एड्रिनल लवण, तीसरा है थायरोक्सिन, थायराइड, आयोडीन, और चौथा है वृद्धिकर हार्मोन पीयूष प्रोटीन। तो कहा यह है कि ए हार्मोन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा उपापचय को नियंत्रित करता है, तो ये होता है थायरोक्सिन। ए हो गया थायरोक्सिन। यह बी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, तो यह थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है तथा हमारे आहार में आयोडीन इस ग्रंथि के कामकाज को प्रभावित करता है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ये सभी प्रश्न एनसीईआरटी से ही बनते हैं। जब आप कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो इन सभी प्रश्नों के बारे में आपको पता चल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि ये सभी प्रश्न वहीं से बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा 7 में निम्नलिखित गतिविधि की गई। क्या गतिविधि की गई? विद्यार्थियों को 4 लौह दंड दिए गए, जिनमें से 2 दंड चुंबक हैं। उन्हें दंड चुंबक की पहचान करने के लिए कहा गया। इस गतिविधि के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रिया कौशलों को प्रोत्साहित किया जा सकता है? पहला है प्रेक्षण, परिकल्पना बनाना, मापना। दूसरा है प्रेक्षण, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालना। तीसरा है प्रेक्षण, वर्गीकरण, माप, और चौथा है प्रेक्षण, अनुमान, प्रयोग, चरों को नियंत्रित करना। अब इसने मापने के लिए तो कहा नहीं गया, जिसमें मापना लिखा है वो गलत हो गई, 2 विकल्प बचते हैं। तो क्या किया गया है? 4 लौह दंड दिए गए, जिसमें 2 दंड चुंबक हैं। उन्हें दंड चुंबक की पहचान करने के लिए कहा गया है। तो वे अवलोकन करेंगे, प्रेक्षण करेंगे, उसके बाद वर्गीकरण करेंगे कि कौन से लौह दंड हैं, और फिर निष्कर्ष निकालेंगे यानी बताएंगे। तो दूसरा विकल्प इसमें इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित सूचना के आधार पर उन पदार्थों की पहचान कीजिए जो जलने पर ज्वाला देते हैं। हमें पदार्थ दिए गए हैं, अवस्था दी गई है, जलने पर वाष्प देते हैं कि नहीं, यानी वाष्प बनते हैं कि नहीं, ये बताया गया है। पहले लिखा है ठोस, जलने पर वाष्प नहीं बनता है। द्रव, जलने पर वाष्प बनता है। ठोस, जलने पर वाष्प बनता है। द्रव, जलने पर वाष्प नहीं बनता है। अब हमें बताना है कि जो जलने पर ज्वाला देते हैं वो बताने हैं। तो जब कोई पदार्थ जलने पर वाष्पीकृत हो जाता है तो वाष्पीकृत कणों के दहन के कारण ज्वाला उत्पन्न होती है। अब जो जलने पर वाष्पीकृत हो रहे हैं वही ज्वाला उत्पन्न करेंगे। तो जलने पर द्रव वाष्पीकृत हो रहा है बी, और जलने पर ठोस भी, यहाँ पर जो सी है ये भी वाष्पीकृत हो रहा है, तो ये ज्वाला देंगे। तो बी और सी इसमें ज्वाला उत्पन्न करेंगे। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, बी और सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है अवमुख उत्तल दर्पणों का उपयोग वाहनों में पश्च दर्शन दर्पणों के रूप में होता है। तर्क 2 दिए गए हैं। तर्क पहला है वे ऊर्ध्व शीर्ष एवं विवर्धित प्रतिबिंब बनाते हैं, और तर्क दूसरा दिया गया है उनका व्यापक दृष्टि क्षेत्र होता है। विघटन लिखा हुआ है जो
उत्तल दर्पण होते हैं इनका उपयोग वाहनों में पश्च दर्शन दर्पणों के रूप में होता है। ये सही लिखा हुआ है। अभिकथन इसमें सही है। तर्क R1 कह रहा है कि वे ऊर्ध्व शीर्ष एवं विवर्धित प्रतिबिंब बनाते हैं। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो उत्तल दर्पण होते हैं हमेशा छोटे, आभासी और सीधे प्रतिबिंब बनाते हैं। विवर्धित प्रतिबिंब ये नहीं बनाते। तो R1 इसमें गलत हो गया। जो R2 लिखा हुआ है कि उनका व्यापक दृष्टि क्षेत्र होता है, ये सही है। इसीलिए इनमें इनका प्रयोग वाहनों के पश्च दर्शन दर्पणों के रूप में किया जाता है। तो इसमें जो कथन सही है वह है तीसरा विकल्प, ए सही है तथा केवल R2 ए की सही व्याख्या है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है माध्यम ए का घनत्व बी के घनत्व से अधिक है किंतु माध्यम सी के घनत्व से कम है। किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति करेगी? तो ए का घनत्व जो है बी के घनत्व से अधिक है किंतु सी के घनत्व से कम है। तो किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति करेगी ये पूछा गया है। तो जो माध्यम बी है इसमें ध्वनि सबसे तेज गति करेगी। ये ध्वनि वाली लेसन में आपको डिटेल में पढ़ने के लिए मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है अभिकथन और तर्क दिया गया है। स्टेम संबंधी पाठ्यक्रमों में उपलब्धि लिंग द्वारा प्रभावित होती है। तर्क है लड़के एवं लड़कियों द्वारा प्रयोग की गई समस्या समाधान रणनीतियां भिन्न होती हैं। तो इसमें ए और आर दोनों ही सही लिखे हुए हैं। स्टेम संबंधी पाठ्यक्रमों में उपलब्धि लिंग यानी जेंडर द्वारा प्रभावित होती है और तर्क भी सही है। लड़के एवं लड़कियों द्वारा प्रयोग की गई समस्या समाधान रणनीतियां भिन्न होती हैं। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या भी है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब जो ये स्टेम लिखा हुआ है ये क्या है? तो शिक्षा में विशेष रूप से स्टेम यानी कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित, इसे कहते हैं स्टेम। तो इनमें विभिन्न अध्ययनों और अवलोकनों से पता चलता है कि उपलब्धि कभी कभी लिंग से प्रभावित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में हमें करना है मिलान। निम्नलिखित में से कौन सा जलीय पादपों के संदर्भ में सही सुमेलन समुच्चय को निरूपित करता है? चलिए मिलाते हैं फिर देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। लिखा है वृहत वृत्तीय पर्ण, तो इसे मिला देंगे। तीसरे से उत्प्लावकता प्रदान होती है। फिर लिखा है मोमी आवरण, तो क्षय से सुरक्षित होती है। पहले से मिला देंगे। तनों में वृहत सुरंगें और छिद्र होते हैं, तो इसे मिला देंगे चौथे से। तैरते रहने में सहायता होती है और फीते यानी रिबन जैसे पर्ण, तो जल धाराओं से प्रतिरोध प्रस्तुत होता है। डी को मिला देंगे दूसरे से। ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा, यानी कि चौथा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है धातुओं की आपेक्षिक अभिक्रियाशीलता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जिंक लौह से अधिक अभिक्रियाशील है परंतु एल्यूमिनियम से कम अभिक्रियाशील है। दूसरा है सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम से अधिक अभिक्रियाशील है। और तीसरा है एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से अधिक अभिक्रियाशील है। अब ए में लिखा है कि जिंक लौह से अधिक अभिक्रियाशील है परंतु एल्यूमिनियम से कम अभिक्रियाशील है। ये सही है। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में एल्यूमिनियम जिंक से अधिक अभिक्रियाशील है और जिंक लोहे से अधिक अभिक्रियाशील है, तो ए इसमें सही है। सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम से अधिक अभिक्रियाशील है, ये गलत है। जो कैल्शियम है ये सोडियम और पोटेशियम दोनों से अधिक अभिक्रियाशील है। इसमें लिखा है कि सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम से अधिक अभिक्रियाशील है, तो ये गलत हो गया। एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से अधिक अभिक्रियाशील है, ये भी गलत है। जो मैग्नीशियम है ये एल्युमिनियम से अधिक अभिक्रियाशील है,
इसमें उल्टा लिखा हुआ है, केवल ए इसमें सही है, दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, ए कायिक प्रवर्धन की एक प्रविधि है जिसमें तने के एक भाग अथवा पादप की तरोड़ शाखा को खींचकर आर्द्र मृदा में इस प्रकार गाड़ यानी दबा दिया जाता है कि वह शाखा अपने जनक पौधे से फिर भी जुड़ी रहे। कुछ समय पश्चात गाढ़े हुए भाग में जड़ें विकसित हो जाती हैं तथा यह एक नए पादप में विकसित हो जाता है। बी सामान्यतः इस प्रविधि के माध्यम से उगाई पादप का उदाहरण है। अब इसमें हमें ए और बी बताने हैं क्या है। अब इसमें हमें बताना है कौन सा ए है कौन बी है। तो कायिक प्रवर्धन क्या होता है? पौधों में अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है जहां पौधे जो होते हैं मूल पौधे के कुछ हिस्सों जैसे कि तने, जड़ या पत्तियों से उगते हैं। यह पौधों को बीजों की आवश्यकता के बिना प्रजनन करने की अनुमति देता है। अब इसमें जो ए है वह है परतन और बी चमेली। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अभी कथन दिया गया है, सिराओं की तुलना में धमनियों की मोटी और प्रत्यास्थ भित्तियां होती हैं। और तर्क दिया गया है, सिराओं की तुलना में धमनियों में रक्त प्रवाह का दाब कम यानी निम्न होता है। तो इसमें ए सही लिखा हुआ है। सिराओं की तुलना में धमनियों की मोटी और प्रत्यास्थ भित्तियां होती हैं, ये सही है। सिराओं की तुलना में धमनियों में रक्त प्रवाह का दाब निम्न होता है, ये गलत है क्योंकि सिराओं की तुलना में धमनियों में रक्त प्रवाह का दाब अधिक होता है। तो इसमें अभिकथन सही है, ए सही आर गलत। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव पाचक तंत्र में पित्त रस के कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ए दिया गया है, यह आमाशय से आते हुए आंशिक रूप से पचे भोजन को क्षारीय बना देता है। बी में लिखा है, यह वसा के पाचन में सहायता करता है। तो इसमें ए और बी दोनों ही सही लिखे हुए हैं, ए और बी दोनों सही हैं। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। पित्त रस जो है एक पाचक द्रव्य है जो यकृत द्वारा निर्मित होता है और पित्ताशय में संग्रहित होता है। यह वसा के पाचन में सहायता करता है और पेट के अम्ल को बेअसर करने के लिए छोटी आंत में छोड़ा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन विज्ञान की प्रकृति के बारे में सही है? ए दिया गया है, वैज्ञानिक विचार सांस्कृतिक संदर्भ द्वारा प्रभावित नहीं है। और बी में लिखा है, कोई एकल वैज्ञानिक विधि यानी पद्धति नहीं है। तो वैज्ञानिक विचार सांस्कृतिक संदर्भ द्वारा प्रभावित नहीं है, ये गलत है। वैज्ञानिक जो विकास अक्सर सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भों से प्रभावित होते हैं। तो इसमें ए हो गया गलत। बी में लिखा है, कोई एकल वैज्ञानिक विधि नहीं है, ये सही है। तो ए गलत है, बी सही है, यानी कि तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विज्ञान में कला एकीकृत अधिगम को बढ़ावा देने की संभावना निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक है? पहला है पोर्टफोलियो उपाख्यानात्मक प्रलेखों द्वारा, दूसरा है परियोजनाओं पोर्टफोलियो द्वारा, तीसरा है उपाख्यानात्मक प्रलेखों जर्नल लेखन द्वारा और चौथा है जर्नल लेखन क्षेत्र भ्रमणों द्वारा। तो कला एकीकृत अधिगम क्या है? ये एक ऐसा तरीका है जो दृश्य कला, संगीत, नृत्य, रंगमंच आदि जैसे कला रूपों का उपयोग विभिन्न विषयों जैसे विज्ञान में अवधारणाओं को पढ़ाने और सुदृढ़ करने के माध्यम के रूप में करता है। अब इसमें जो विकल्प सही है वह होगा दूसरा विकल्प है, परियोजनाओं और पोर्टफोलियो द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? दो कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कौन से विकल्प सही है। S1 दिया गया है, मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस है। S2 दिया गया है, ऊष्मा उच्च तापमान वाले शरीर से निम्न तापमान वाले शरीर की ओर प्रवाहित होती है। अब इसमें बताना है कि S1 और S2 क्या है। तो S1 जो है वह है अवलोकन यानी प्रेक्षण है और S2 है अनुमान। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अवलोकन और अनुमान के बारे में जान लीजिए। अवलोकन इंद्रियों या उपकरणों के माध्यम से सीधे एकत्र की गई जानकारी है और अनुमान क्या है? अनुमान अवलोकनों और पूर्व ज्ञान के आधार पर निकाला गया निष्कर्ष है। तो इनके बारे में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में खुली पुस्तक आकलन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? पहला है अधिगमकर्ताओं में आकलन के भय को कम करना, दूसरा है अधिगमकर्ताओं की अवधारणात्मक समझ को मापना, तीसरा है परीक्षाओं में अधिक अंक लाना और चौथा है पुस्तक के अन्वेषण के
अवसर प्रदान करना। तो कौन सा विज्ञान में खुली पुस्तक आकलन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, ये पूछा गया है। तो परीक्षाओं में अधिक अंक लाना, ये खुली पुस्तक आकलन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो ये जो पेपर था ये था 14 दिसंबर 2024 वाला। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके बाद मैं 15 दिसंबर वाला पेपर लेके आऊंगी, क्योंकि 2 दिन पेपर हुआ था, तो फिर मैं 15 दिसंबर वाला पेपर लेकर आऊंगी। उसके बाद मैं 7 जुलाई वाला पेपर करवा दूंगी, फिर 21 जनवरी वाला, इसी उल्टे क्रम में मैं पेपर करवाते जाऊंगी। और मैं जितने भी ऑफलाइन पेपर हुए हैं उन सभी को मैं करवा दूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।